चलो यार बाद में खा लेंगे, बस मेरी बात ही कोई नहीं, बाद में खा लेंगे। तो कट करो, थोड़ा थोड़ा डाल के दे दो इसके ऊपर। हाँ क्लास तो हो जाए। गरम करो। इतने लग रहे हैं, कौन से बात में सीएम ने लिखा है हाँ, इसमें? एकदम। अच्छा जी बच्चों, कल हम सवाल कर रहे थे हैप्पी बैक। सर वो दोबारा फिर अच्छा जी, पहला पॉइंट तो समझ आ गया था ना आपको। जी सर वो अब दूसरा पॉइंट देखें बच्चों। इस तरह के सवाल ना एक को बड़े अच्छे लग रहे हैं, उसने रिसेंट टाइम में भी इस तरह का सवाल दिया हुआ। सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। अब ये बड़ा ध्यान से समझना है। कुछ ऐसी आइटम है जो सेल नहीं हो रही। उसने कहा यार इसमें प्रॉफिट मार्जिन रखने का फायदा ही कोई नहीं। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो कहता 100 रुपए की बेच दो, 120 की बेचने का फायदा कोई नहीं, कोई ले ही नहीं रहा। तो 100 की चीज है, 100 की बेच दो। प्रॉफिट हो रहा है कोई? तो नुकसान हो रहा है? नुकसान भी नहीं हो रहा। बात समझ लगी बच्चों? जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा। अब जरा गौर से देखिएगा। अब आपने दो एंट्रियां पास करनी है। समझने के लिए क्या करना है? दो एंट्रियां पास करनी है। पहली एंट्री, जब चीजें बेची, क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, 100 रुपए की। अच्छा, वो फिर चीज बनी कितने की होगी? अगर 100 रुपए की सेल हुई तो बनी कितने की थी? 100 की बनी होगी, क्योंकि हमने कहा कि प्रॉफिट को नहीं रखना हमें। अच्छा, तो फिर आपको पता परपेचुअल सिस्टम में जब आप कोई चीज बेचते हैं ना तो दो एंट्री होती है, एक कॉस्ट वैल्यू पे होती है और एक इनवाइस वैल्यू पे होती है। इनवाइस वैल्यू पे एंट्री आपने कर ली कैश डेबिट सेल क्रेडिट। कॉस्ट वैल्यू पे क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। लॉजिक समझ आ गई? अब बच्चों, अब इसका क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो हमने देखना है। सबसे पहले उसने कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे देखो क्या इंपैक्ट आएगा। किस पे? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला सोचो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या है? जीपी डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। अब याद रखो बच्चों, आपके जीपी में कोई इजाफा नहीं हुआ। आपका जीपी अगर पहले 200 था और सेल 1000 थी, ये हमने ऑलरेडी प्री एज्यूम फिगर अज्यूम की हुई है कि जीपी आपका कितना था? 200। सेल कितनी थी? 1000 की। तो जीपी रेशियो आई होगी 20%। क्या ही होगी? अब ये ऊपर वाली एंट्री करने के बाद क्या आपके जीपी में कोई इजाफा हुआ? नहीं, लेकिन सेल में इजाफा हुआ। सेल आपकी पहले कितनी थी? 1000, अब कितनी है? 1100। क्या ये पॉइंट समझ रहा है? तो जीपी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सेल पहले 1000 थी, अब आपकी सेल होगी 1100। तो इसकी वजह से आपकी जीपी रेशियो क्या हो जाएगी? 20% से गिर के 18 हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि जीपी रेशियो आपकी कम होगी। जीपी रेशियो आपकी कम होगी। जी क्यों? जीपी में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन सेल में इजाफा हो गया। ठीक है जी। अगला पॉइंट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी बच्चों वही स्टोरी है कि आपके चूंकि जीपी में कोई चेंज नहीं आया तो नेट प्रॉफिट में भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सेल वंस अगेन वहां पे बढ़ गई, तो आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब करंट रेशो, करंट रेशो में देखते हैं बच्चों। करंट रेशो का फार्मूला जी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, ऐसी है। 400/200, ये पहले से डाटा अज्यूम किया हुआ है अपनी तरफ से। पेपर में सवाल करा तो आप अपनी तरफ से डाटा अज्यूम कर लेना, कोई मसला नहीं है। मैंने अज्यूम किया था करंट रेशो, करंट एसेट 400 और करंट लायबिलिटी कितनी है? 200। तो ऑलरेडी पहले से जो रेशो आ रही थी वो 2:1 थी। अब हुआ क्या? वो कहता है इन्वेंट्री बेच दो, जितने की है उतने की बेच दो। तो आपकी इन्वेंट्री कम हो गई कितने से? 100 से। तो आपके कैश में इजाफा भी तो हुआ ना। आपकी इन्वेंट्री 100 से कम हुई, कैश में इजाफा हुआ 100 से, तो आपके करंट एसेट टोटल वैसे ही रहेगा, करंट लायबिलिटी भी टोटल वैसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो इफेक्ट। करंट रेशियो में कोई फैक्टर नहीं आएगा। अगर इन्वेंट्री कम हुई है तो कैश में इजाफा भी तो हुआ है, तो करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगला है जी स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर का पहले फार्मूला सोचें। कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। हमने पहले अज्यूम किया हुआ, पहले से अज्यूम की फिगर है। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी 500, एवरेज इन्वेंट्री है 150, तो आंसर आ रहा है 3.3 टाइम्स। अब हुआ क्या? जब आपने इन्वेंट्री बेचना शुरू कर दी तो आपकी इन्वेंट्री पहले 150 थी, अब रह जाएगी 150 में से 100 माइनस कर दें, 50 रह जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल पहले 500 थी, अब उसमें 100 बढ़ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, इन्वेंट्री कम होगी। तो आपकी रेशियो 3.3 टाइम्स थी, अब कितनी हो गई है? 12 टाइम्स। तो हम कहेंगे जी इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाएगा। न्यूमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है।
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को देके हमें पता चल हाँ जी, ठीक हो गया जी। अगला पॉइंट है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स, यही है ना। जी सर। तो रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फार्मूला सोच लें, PBIT प्रॉफिट बिफोर divided इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट। अपनी तरफ से डाटा अज्यूम किया हुआ है कि प्रॉफिट था 100 और नॉन करंट एसेट थे 800, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 12.5%। अब बच्चों जरा देखो, जब आपने इन्वेंट्री बेची, प्रॉफिट कमाया ही नहीं, तो प्रॉफिट में तो चेंज नहीं आया, और नॉन करंट एसेट में भी चेंज नहीं आएगा, तो रिटर्न और नॉन करंट एसेट में कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। अगला है जी क्विक रेशो। क्विक रेशो में क्या हुआ बच्चों, क्विक रेशो का फार्मूला था करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। जब आप इन्वेंट्री बेच रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री कम होगी, तो जब आपकी इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी क्विक रेशो बेहतर होगी। नहीं समझ आई? आगे सर। पहले आपकी इन्वेंट्री थी 150, अब आपकी इन्वेंट्री कितनी आ गई? 50। 100 तो निकल गई ना, 150 में 100 निकल गई, पीछे कितनी आ गई? 50। जब आपकी इन्वेंट्री कम हो गई तो आपके क्विक एसेट बढ़ गए, तो क्विक एसेट बढ़ने से आपकी क्विक रेशो 1.25 से जंप मार के 1.75 पे चली गई। तो हम कहेंगे कि आपकी क्विक रेशो में भी इजाफा हो गया। हालांकि करंट रेशो में कोई चेंज नहीं है, ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रटे नहीं मार रहे हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में चेंज नहीं आया तो नेट प्रॉफिट में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना। हर एक का इंडिविजुअल इफेक्ट सोचना है। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपको लगेगा कि अगर करंट रेशो में चेंज नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं है, तो बेड़ा गर्क बोलेगा। यहाँ पे करंट रेशो में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन क्विक रेशो बढ़ गई आपकी, समझ लगी? तो जरूरी नहीं है, सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में कोई चेंज ना आए लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ जाए या कम हो जाए, ये हो सकता है। तो इसलिए इसमें रटा नहीं मारना का अगर ये है तो ये तो जरूर होगा ना, नहीं, उसका अलग इम्पैक्ट देखना आप। ये पॉइंट नंबर 2 समझ आ गया जी। अब पॉइंट नंबर 3, रिकवर डेटर्स बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले इसको अच्छी तरह समझ ले कि क्या कह रहा है वो। पैसे रिकवर करने उनको डिस्काउंट ऑफर करके। ये पहले वाला ही पॉइंट आप अपनी तरफ से डाटा अज्यूम करके एंट्री सोच लें, अपनी तरफ से अज्यूम कर लें डाटा और एंट्री बताएं क्या करेंगे। कैश डेबिट 90 से और डिस्काउंट डेबिट 10 से और टैक्स क्रेडिट 100 से। ठीक है जी बच्चों, आप एंट्री सोच लेंगे ना तो बातें समझ आ जाएंगी। कैश डेबिट 90 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10 से और डेटर क्रेडिट 100 से। यहाँ तक एंट्री समझ आ गई। अब बच्चों 1 बाय 1 सोचते हैं इसका इम्पैक्ट इन पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पे। पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट 200 था, सेल 1000 थी, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी आई हुई है। अब क्या हुआ बच्चों, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, ये सेल में से माइनस होता है। जी सर। किस में से माइनस होता है? अब जब सेल में से माइनस होगा तो सीधी सी बात है आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका पहले 200 था, अब 190 होगा। सेल आपकी पहले 1000 थी, तो अब सेल भी आपकी 990 होगी। यहाँ तक की बात सुन लगी? ग्रॉस प्रॉफिट में भी 10 रुपए कम होंगे और सेल में भी 10 रुपए कम होंगे। अब लॉजिकली देखा जाए तो लगता तो यही है कि सर ऊपर और नीचे सेम कमी आ रही है तो आंसर तो सेम आएगा, नहीं, आंसर चेंज हो गया है। अगर 20% था तो अब 19% है। तो हम कहेंगे ऊपर और नीचे सेम अमाउंट से कमी आ रही है, इसके बावजूद हमारी रेशो कम हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब तक आप ये कैलकुलेशन खुद से नहीं करेंगे आप सही ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकेंगे। अब देखिए ऊपर भी कमी आ रही है और नीचे भी कमी आ रही है। अब हम कहेंगे जी न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर भी तो कम हो रहा है और सेम अमाउंट से कम हो रहा है, इसके बावजूद रेशो की चेंज हो गई है आपके सामने। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम अमाउंट की कमी आए ना, इसके बावजूद भी रेशो में इंपैक्ट आता है। तो इसलिए आप बगैर कैलकुलेशन करके अपनी तरफ से तुक्के नहीं मार सकते कि सर ऊपर भी 10 रुपए कम हो रहे हैं, नीचे भी कम हो रहे हैं, तो लिहाजा रेशो चेंज नहीं होगी। नहीं भाई, कैलकुलेट कर लो एक दफा, आपको पता चल जाएगा कि कमी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, तो चेक किए बगैर आंसर नहीं देना। आई कैप इस तरह के सवाल डाल रहा है, रिसेंट 2-3 अटेम्प्टों में सवाल इस तरह के आए हैं। अब ये सवाल भी जो इतना पुराना नहीं है, ये मेरा ख्याल है ऑटम 21 में आया था मेरा ख्याल है।
ठीक है जी। अब ये देखो, ये सवाल भी उसने इस तरह से वही एडजस्टमेंट दी हुई जैसे उधर पड़ी थी। और ये सवाल भी उसने पूछा, आइटम 24 में आया मेरा ख्याल सवाल ये, और कितने नंबर का आया ये, 17 नंबर का सवाल है। हाँ? ये लॉन्ग ही है। ये लॉन्ग है। जो सवाल भी 16-17 नंबर का होता है वो लॉन्ग में ही आता है, तो शॉर्ट में तो आता ही मैक्सिमम 8 से 10 नंबर का है। तो समझ लगी बात। इस तरह के और सवाल भी हैं। अब ये सवाल भी जो 8 और 4 12 नंबर का आया था, ये इसी तरह का उसने पूछा हुआ SK लिमिटेड वाला। समझ लगी है। अच्छा जी। अब हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बच्चों कम हो गई है। नेट प्रॉफिट रेशो ये भी कम होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है, अगर पहले 10% थी तो अब 9.09 है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में भी 10 रुपए की कमी हो रही है और सेल में भी 10 रुपए की कमी हो रही है। तो 9.09 बच्चों, तो हम कहेंगे नेट प्रॉफिट रेशो में भी कमी आ रही है। करंट रेशो, अब करंट रेशो बच्चों फार्मूला करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मैंने ज्यूम किए 400, करंट लायबिलिटी ज्यूम की 200, तो 2:1। अब जरा गौर से देखना, इस 400 में कैश का इजाफा हुआ 90 से, लेकिन डेटर में कमी हुई 100 से। करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो आपकी ओवरऑल करंट रेशो कम हो जाएगी। नहीं समझ लगी? एक करंट एसेट में कमी हो रही है, दूसरे करंट एसेट में इजाफा हो रहा है, लेकिन कमी और इजाफा सेम है नहीं हो रहा, कमी ज्यादा हो रही है, इजाफा कम हो रहा है। तो बच्चों आपकी करंट रेशो कम हो जाएगी। समझ आएगी बात। स्टॉक टर्नओवर। अच्छा जी, अब स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला सोचें। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला सोचें, क्या है फार्मूला? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज आया? एंट्री एंट्री जो आपने एंट्री पास की ना उसको देखना है आप। क्या एंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या क्रेडिट हो रही है? तो कॉस्ट ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या एंट्री में इन्वेंट्री डेबिट या क्रेडिट हो रही है? नहीं। तो इसका मतलब बच्चों इस पे कोई फैक्टर नहीं आता। ठीक है जी। अब रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फार्मूला सोचें। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आना, प्रॉफिट में प्रॉफिट में कमी होनी है। तो जब प्रॉफिट में कमी होनी है तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगी। लॉजिक समझ आ गई? अब क्विक रेशो का फार्मूला सोचे, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या करंट एसेट में कमी आ रही है? इन्वेंट्री तो नहीं छेड़ रहे हम, लेकिन करंट एसेट में कमी आ रही है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तरीका बात समझ आ रहा है? अब बच्चों चौथा पॉइंट, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 days विच वुड इंक्रीज सेल्स एट एग्जिस्टिंग मार्जिन। पहले इसका उर्दू में तर्जुमा करें, वो क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है? क्रेडिट डाल देगा तो उससे कह रहे हैं कि 90 यानी कि डेज 90 दिन क्रेडिट अगर हम उन्हें ज्यादा टाइम नहीं है। क्या इसकी कोई एंट्री होगी डेबिट क्रेडिट? नो सर। इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन सेल में इजाफा होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। होगा। कॉस्ट ऑफ सेल में भी इजाफा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा होगा। होगा, क्योंकि चीजें ज्यादा सेल होंगी ना। जी सर। पहले फर्ज करो आप 100 यूनिट सेल करते थे, तो अब 150 यूनिट सेल कर रहे हैं, जी सर। तो सेल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा। जी सर। ठीक है ना? हाँ, एंट्री एंट्री मतलब आपने जब एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म दी तो आपकी इन्वेंट्री मजीद सेल होगी, जी सर। तो आप एंट्री पास करेंगे डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट। पहले ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन जब आपने टाइम बढ़ा दिया तो मजीद उन्होंने चीजें आपसे बाय कर ली, तो डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट। तो डेफिनेटली जितने से चीज बेची है उतने की ली नहीं होगी आपने, और आपने मार्जिन रखा होगा ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट से 80 से डेबिट होगी, इन्वेंट्री 80 से क्रेडिट होगी, और डेटर 100 से डेबिट होंगे, सेल 100 से क्रेडिट होगी। लॉजिक समझ आ गई सबको? क्या आपने डेटर को 90 दिन का टाइम दिया है, तो क्या उसमें उतने की चीज बेची होगी जितने की ली थी? डेफिनेटली उतने की तो नहीं होगी ना। नहीं, प्रॉफिट रखा होगा कि नहीं रखा होगा, सवाल ये। ठीक है जी, तो प्रॉफिट तो रखा होगा। अब अगला सवाल,
तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होनी, क्योंकि पहले बाकी तमाम यूनिट में से ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे थे, तो इससे भी कमा ही रहे होंगे। नहीं समझ रहे? चेक कर लेते हैं। देखो, फर्ज कर लीजिए हमारा पुराना डाटा था, ग्रॉस प्रॉफिट क्या एज्यूम किया था 200, सेल क्या एज्यूम की थी 1000, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या निकाली थी 20%। अब आपके ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। कितना? 20 रुपए 20 का। और सेल में इजाफा हुआ कितना? 100 का। 100 रुपए का। ऊपर 20 रुपए का इजाफा हुआ है, नीचे 100 रुपए का इजाफा हुआ है। तो बच्चों नेट इम्पैक्ट देख लो, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? सेम है। हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है, सेल में भी इजाफा हुआ है, इसके बावजूद रेशो क्या है? जब यही बात हम ऊपर कर रहे थे तो हमने देखा था कि रेशो चेंज हो गई थी। ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट में कमी आई थी, नीचे सेल में भी कमी आई थी, लेकिन रेशो चेंज हो गई थी। अब ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, सेल में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन रेशो चेंज नहीं हो रही। तो ध्यान से बच्चों, तो रेशो पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हजम शुद्ध। जी सर। अगला पॉइंट, अब जरा गौर से देखो बच्चों, आपका नेट प्रॉफिट था 100, नेट प्रॉफिट कितना था? 100। और आपका सेल्स थी 1000, तो पुराना नेट प्रॉफिट कितना, रेशो कितनी आ रही थी? 10%। अब क्या हुआ, जब आपने मजीद चीजें बेची तो आपके नेट प्रॉफिट में 20 रुपए का इजाफा हुआ होगा, जी सर। लेकिन सेल में 100 रुपए का इजाफा हुआ। ऐसे ही है। पहले आपकी रेशो आ रही थी 10, लेकिन अब रेशो कितनी आ रही है? 10.2। ये रेशो बढ़ गई है। इस रेशो में क्या हुआ है? इजाफा। अब देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ गई है। यही मैं कह रहा था कि रट्टा नहीं मारना कि ग्रॉस प्रॉफिट कम तो नेट प्रॉफिट भी कम, नहीं, जरूरी नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में कोई चेंज नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जब आपने ऑफर दी थी ना, कि भाई हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने बाद पेमेंट करना, तो लोग खुद आके चीजें बाय करके चले गए। हमारा एडमन पे, सेलिंग पे, मार्केटिंग पे कोई खर्चा नहीं आया। जब हमारा एडमन, सेलिंग और मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं आया, तो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे आने वाले तमाम खर्चे सेम रहे जो पहले थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट उतने से ही बढ़ गया जितना ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा था, और सेल हमारी 100 से बड़ी थी, तो हमारा अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट रेशियो 10 से बढ़ के 10.9 हो गया। और समझ आ गई थी? अब अगला इम्पैक्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो में मैंने फिगर अज्यूम की थी 400 करंट एसेट है, 200 करंट लायबिलिटी है, तो करंट रेशियो क्या निकली थी? 2.1 पुराने डाटा में। अब जो ये एंट्री पास की उसके बाद क्या हमारे डाटा में इजाफा हो गया? कितने से हुआ? 100 से। इन्वेंट्री में कमी आ गई कितने से? 80 से। तो डाटा में इजाफा 100 से हुआ है, लेकिन इन्वेंट्री में कमी 80 से आई है, तो ओवरऑल आपकी करंट रेशो बढ़ गई है। पहले रेशो 2:1 थी, अब रेशो 2.1:1, तो रेशो बढ़ गई है। अब स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पहले कॉस्ट ऑफ सेल 500 थी, एवरेज इन्वेंट्री 150 थी, स्टॉक टर्नओवर आ रहा था 3.33। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 500 से बढ़ के 580 हो गई, और आपकी इन्वेंट्री 150 से कम हो के 70 हो गई, तो आपका स्टॉक टर्नओवर 3.33 से बढ़ के 8.28 हो गया। तो हम कहेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी इजाफा हुआ है। अब अगला पॉइंट है जी, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। फार्मूला सोचें, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट, 100/800 मल्टीप्लाई बाय 100, 12/5। अब आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया था, तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, लेकिन नॉन करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया। तो बच्चों, इसका मतलब है रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? क्विक रेशो फार्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। पुरानी रेशो थी 1.25:1। अब आपके करंट एसेट में भी इजाफा हुआ है और इन्वेंट्री में भी कमी हुई है। करंट एसेट में क्या हुआ है? इजाफा। इजाफा कैसे हुआ है? एक्सप्लेन कर सकते हैं इजाफा कैसे हुआ है? करंट एसेट्स में पैगी मौत एक शायद पूछी मार लगे नहीं सारे। सर, डेटर्स में तो इजाफा हुआ है ना। डेटर में इजाफा हुआ ओवरऑल 20 का इजाफा हो, और इन्वेंट्री में कमी कितने से हुई है? 80 से। ठीक हो गया?
तो बच्चों अगर पहले आपकी क्विक रेशियो 1.25 आ रही थी ना, अब आपकी कितनी आ रही है? 1.75 आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये भी बढ़ गई है। तो समझ आ गई जी। अगला पॉइंट, डिस्पोज ऑफ सम नॉन करंट एसेट एट गेन सिचुएशन। सोचे पहले एंट्री पास करें, शाबाश। नॉन करंट एसेट बेचा है और प्रॉफिट भी बेचा है, पहले एंट्री पास करें, फिर बाकी बातें सारी बातें समझ आएंगी। कोई वैल्यू एज्यूम कर लें, उसमें गेन भी होना चाहिए। कैश 100 डेबिट, एसेट्स 80 का क्रेडिट और गेन 20 का क्रेडिट। ठीक है जी बच्चों, आप एंट्री पास कर लें, शाबाश। कि भाई कैश डेबिट, 70 से ठीक है जी। अब आपने दो तरह के मॉडल पढ़े हैं, एक वो पढ़ा जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता था, एक जिसमें नहीं बनाया जाता था। तो दोनों तरीकों से एंट्री देख लेते हैं बच्चों। आपने सादा अल्फाज में 50 का 70 में बेचा, 50 का 70 में बेचा, ये अजम्पशन ली गई है। तो पहला, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो कैश कितना आया? 70 का। तो अगर वो 50 का असर था तो कॉस्ट उसकी 100 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 50। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट 50 से, गेन क्रेडिट 20 से, नॉन क्रेडिट एसेट की कॉस्ट क्रेडिट 100 से। लॉजिक समझ आ गई? अच्छा जी, अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, फिर डब्ल्यूडीवी पे सेल करेंगे। तो डब्ल्यूडीवी उसकी कितनी बनती थी? 50। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट गेन क्रेडिट और नॉन क्रेडिट डब्ल्यूडीवी से 50 से क्रेडिट। दोनों एंट्री समझ आ गई? अब इसमें बच्चों अगला पॉइंट, क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे चेंज आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे चेंज आएगा? नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट रेशियो में चेंज आएगा? गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ जाता होता है? बैलेंस शीट में। वो नीचे आती है ना, उसी नीचे वाली जगह पे रेगुलेशन वापस से नीचे आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ही आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में कुछ चेंज आएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो में चेंज आएगा? यस। बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्यों? गेन आया। गेन है, गेन आया। ठीक है जी। इतनी रही है लेकिन सेल में चेंज नहीं आया, लेकिन गेन आया। करंट रेशो हम इसमें नहीं चेंज आएगा। इसमें बेचे हैं। तो नॉन करंट बेचिएगा, तो उसमें इजाफा होगा ना, इसमें कैश में इजाफा होगा, कैश में इजाफा होगा। तो क्या करेंगे जी? करंट रेशो में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि आपका नॉन करंट एसेट में कन्वर्ट हुआ। स्टॉक टर्नओवर, ये इसको हो जाएगा। इन्वेंट्री कम लिया हमने। इन्वेंट्री नहीं कम हुई, नॉन करंट एसेट्स जो बेचे वो कम हुए, नॉन करंट एसेट्स कम हो गए। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आएगा बच्चों? नो इफेक्ट। ठीक हो गया। रिटर्न और नॉन करंट एसेट, फिर ये कम बढ़ जाएगा तो एकदम से हमारे कम हो गए, एसेट्स कम हो गए। ठीक है जी बच्चों, यहाँ पे बात याद रखनी है, आपके नॉन करंट एसेट में कमी आई है और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में इजाफा हुआ है। तो आपकी रेशियो 12.5 से 16% पे चली गई है, इसमें भी इजाफा हो। हाँ जी, कोई रेशो फिर इसमें भी इजाफा हुआ। कैसे? क्योंकि इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं आया। इन्वेंट्री में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन करंट एसेट में इजाफा हो। और समझ लगी बात है? ये है 17 नंबर का सवाल। फार्मूला सोचे पहले। देखिए, जब तक फार्मूला नहीं ना आता, जुगाड़ नहीं लग सकता, बात समझ नहीं आ सकती। पहले फार्मूला सोचेंगे तो बात समझ आएगी। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट का फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बढ़ गया, नॉन करंट एसेट कम हो गए। नोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। ठीक है जी। तो बच्चों ये सवाल आपने कर लिया, समझ आ गई आपको? अब बच्चों ये परेशापुर लिमिटेड ऑटम 2024 में आया था, ये आपने घर जाकर ट्राई मारना। परेशापुर, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क।